पर्ची आई है पर्ची आई है, बड़े दिनों के बाद बेवतनों के याद पर्ची आई है। पर्ची कहां से आई है? गिरिराज जी के यहां से पर्ची आई है। भरतपुर के लाल भजन लाल ने कर दिया कमाल। किसने सोचा था कि लोकसभा चुनाव में जो सेट बैक लगा है उसके बाद ऐसा बाउंस बैक होगा? भजन लाल शर्मा की खामोशी आज चीख चीख कर राजस्थान में बोल रही है कि राजस्थान का लाल तो भजन लाल ही है। चुनाव के परिणाम जो आए हैं वो चौंकाने वाले हैं क्या? आपको लग सकते हैं, लेकिन हम तो रोज आपसे कहा करते थे कि दौसा में और खीमसर में मुकाबला कांटे का है। अब हम भविष्यवक्ता तो है नहीं, दोनों तरफ की बातें कह देते हैं, मगर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा और हनुमान बेनीवाल की राजनीति यहां से जाएगी कहां, चर्चा इस पर भी करेंगे। और गोविंद सिंह डोटासरा, पर्ची आई है पर्ची आई है पर्ची आई है, लो आ गई पर्ची गिरिराज जी की। कहा करते थे भजन लाल शर्मा, हमारी पर्ची तो मुरली वाला भेजेगा, और भेज दिया। अब आपकी पर्ची का क्या होगा जो फट गई? लोकसभा चुनाव में परिस्थितियों वह जीती हुई कांग्रेस ऐसे आत्मविश्वास से लबरेज थी जैसे इनके चेहरे पर, इनके नेताओं के नाम पर, इनकी नियत और नीति पर इन्हें वोट मिला हो। ऐसे चुनाव लड़े। राजस्थान के इतिहास का सबसे गंदा परिणाम है कांग्रेस का, जहां पर तीसरे नंबर पे करीब करीब 4 जगहों पर रही है। एक जगह पर तो जमानत जब्त हो गई है। और नाक की लड़ाई दौसा ने बस इज्जत बचा ली, लाज बचा ली, इसलिए कि सचिन पायलट की वो धरती थी। अब जिस तरह के परिणाम आए हैं वो चौंकाने वाले हैं। जिन जाटों की बदौलत कुलांचे भर रही थी कांग्रेस, वहां पर झुंझुनू में सबसे बड़ी जीत दर्ज की है राजेंद्र बाबू ने, और वो 42,847 वोटों से बीजेपी के कैंडिडेट ने वहां पर जीत दर्ज की है। अमित तोला कांग्रेस के उम्मीदवार बड़ी मुश्किल से तीसरे से दूसरे स्थान पर आ पाए, महज 2-4 हजार के अंतर से, क्योंकि राजेंद्र गुढ़ा ने वहां खेल खराब कर दिया था। देवली उनियारा में हम मान के चल रहे थे कि नरेश मीणा को इतने वोट आएंगे, उतने आए हैं, मगर वो जीत नहीं सकते थे और न जीते हैं। अब चूंकि मैं कह दिया था कि देवली उनियारा राजेंद्र गुर्जर की पक्की सीट है और उनके समर्थक पीछे पड़ जाते हैं, इसलिए मैंने कहा था कि यूं ये जीत के दावे कर रहे हैं, मगर जीत तो राजेंद्र गुर्जर की होगी। राजेंद्र गुर्जर 2013 में तब जीते थे जब डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने पार्टी बनाकर मीणा वोटरों के वोट बर्बाद कर दिए थे, और इस बार कस्तूरी चंद मीणा और नरेश मीणा ने लड़कर वोट बर्बाद कर दिए, मगर 1 लाख से ज्यादा वोट मिले हैं राजेंद्र गुर्जर को, यानी सभी समाजों का वोट मिला है 40,914। दूसरी बड़ी जीत राजेंद्र गुर्जर ने दर्ज की है। मगर खींवसर और दौसा में क्या हुआ? डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा अपनी हार को इतनी आसानी से पचा नहीं रहे हैं। उन्होंने दौसा के शहरी सीटों के फिर से काउंटिंग की मांग की है, और 10 सीटों की काउंटिंग हो रही है, जिसमें से 10 बूथों के, जिसमें से करीब 5 की हो गई है और वोटों का कोई अंतर आया नहीं है। और वैसे भी 10 बूथ से 2300 का अंतर पाटा नहीं जा सकता है, मगर चूंकि जगमोहन मीणा को कहा गया होगा कि वापस जाओ, तो चले गए थे या अपनी हार स्वीकार कर लिए थे, क्योंकि उन्होंने कहा कि साथ में रहने वालों ने धोखा दिया है, साथ में रहकर पीठ में छुरा घोंपा है। अब यह बात सही है।
हालांकि देखिए किसी भी राउंड में जगमोहन मीणा आगे नहीं निकल पाए, किसी भी राउंड में नहीं, 1 से लेकर 18 राउंड तक। मगर जैसे ही शहर के मतपेटियां तो नहीं कहेंगे, ईवीएम कहेंगे, खुलने शुरू हुए, उनका लीड बढ़ता चला गया। यानी बीजेपी के जो कोर वोटर शहर में रहते हैं, खासकर से हरियाणा ब्राह्मण, उन्होंने डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा को वोट नहीं दिए हैं। यानी बीजेपी अलग थी और डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा अलग थे। डीसी बैरवा राजनीति के चतुर सुजान निकले। अब जितने मीणा वोट हैं उसमें अगर ये जगमोहन मीणा को जो वोट आया है अगर हम जोड़ दें इसमें, तो देखेंगे कि ये सारे वोट मीणा समुदाय का मिला है और 50% माली समुदाय का, क्योंकि माली समुदाय को सीधे सीधे यह निर्देश दिया गया था कि आपको बीजेपी को वोट देना है झुंझुनू में और दौसा में। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा बता रहे थे कि पुलिस का सहयोग नहीं मिला बहुत सारे गांवों में। अब वो उनकी जानकारी है, मेरी नहीं है। बहुत सारे गांवों में गुजर लोगों ने मालियों को बूथ पर जाने से रोका क्योंकि वो बीजेपी को वोट दे रहे थे और पुलिस ने सहयोग नहीं किया। अब वो आरोप लगा रहे थे कि पुलिस का रवैया ठीक नहीं था, हमारे लोगों को, करीब 50 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया था, जिसकी वजह से मतदान प्रभावित हुआ है। और प्रहलाद गुंजल का बयान भी आ गया कि बीजेपी गरीब किसान को बर्दाश्त नहीं कर पाती है जनाधार वाले नेताओं के। मगर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को भी ये समझना पड़ेगा, आत्मावलोकन करना पड़ेगा, सिंहावलोकन करना पड़ेगा कि आखिर बीजेपी उनके साथ क्यों नहीं खड़ी हो पाई। हरियाणा ब्राह्मण क्यों नहीं आ पाए? क्या उनका ईगो भी था कि शंकर लाल शर्मा को मनाने हम क्यों जाएं? क्या बेचता है वो? या भजन लाल शर्मा मना नहीं पाए, या फिर उनके लोगों को लेकर वहां पर लोगों के दिलों में खौफ बैठा था कि अगर जीत गए तो बाजारों में उपद्रव करेंगे। अगर इस तरह की बातें कही जा रही है, ऐसा है नहीं है, मैं नहीं कह रहा हूं, मगर डीसी बैरवा बड़ी खामोशी से चुनाव लड़े। मुरारी मीणा बहुत उनके काम के थे नहीं, सिवाय कि बूथ के संचालन के। 10% तो किसी भी जाति में कोई ना कोई नाराज रहता ही है, वही मिला है मीणा समुदाय का। मगर गुर्जर समुदाय का पूरा वोट मिला, एससी का मिला और ब्राह्मणों का मिला। ब्राह्मण बड़ी संख्या में दौसा में हैं और डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के साथ खेला हो गया। अब जगमोहन मीणा के हारने के बाद डॉक्टर साहब की राजनीति यहां से कैसे घूमेगी? क्या जो एक संभावना बची थी कि इस्तीफा वो वापस ले सकते हैं, वो भी धूल धूसरित हो गई। यहां से वो हाशिए पर चले जाएंगे या फिर एक नए डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा उभरेंगे। मगर यहां से निकलना आसान नहीं होगा, यहां से निकलना आसान नहीं होगा। एक पीढ़ी मीणा समुदाय की निकल चुकी है बाबा की राजनीति से आगे। खींवसर में भी कमोबेश ऐसा ही हुआ है। खींवसर में डॉक्टर रतन चौधरी हालांकि ज्यादा वोट नहीं काट पाई, मगर कुछ तो काटी ही। कांग्रेस का कमजोर कैंडिडेट दिया गोविंद सिंह डोटासरा ने कि वोट तो काटे, मगर ऐसा काटे कि जो बचे वो बीजेपी को चला जाए। खींवसर में रेवत राम डांगा जो हैं वो 13,870 वोटों से जीते हैं। 13,870। हनुमान बेनीवाल खुद जीते थे 2000 से और ये 13,770। यानी कि गजेंद्र सिंह खींवसर की मूछें बच गई, बाल बच गए। बाल वैसे भी करा सकते हैं जाके, जहां वो मुंडन कराना जाना चाह रहे थे, लोग मन्नत मांगकर कराते हैं, मगर मूछें बच गई ठाकुर साहब की। और इस बार जाटों के वोट बैंक में बड़ी सेंधमारी की है बीजेपी ने। हरियाणा में भी कांग्रेस जाटों के भरोसे बैठी रह गई थी और 23% जाट वोट बीजेपी लेकर चली गई थी। और राजस्थान में तो खींवसर में और झुंझुनू में बीजेपी ने कमाल कर दिया है, जाटों को अपने साथ ले लिया है या फिर जाट सुविधा के अनुसार चले गए हैं। हनुमान बेनीवाल का वो किला था खींवसर, कहते हैं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की राजधानी।
राजधानी में एक सिपहसालार पस्त हो गया। वो जब 2 दिनों से ऐसी बातें करने लगे थे कि क्या रहेगा क्या नहीं, पूछने लगे थे लोगों से, वैसा वो पूछते नहीं थे। फिर ये कहने लगे थे कि नारायण को खड़ा करना ठीक रहता या कनिका को टिकट दिया ठीक रहेगा, क्या लगता है, लोग क्या सोचते हैं। तो उनका आत्मविश्वास हिला हुआ था। मैंने आपसे परसों भी कहा था, मगर जीत हार का ये मार्जिन रहेगा, मैंने तो नहीं सोचा था कि हनुमान बेनीवाल इतने कमजोर पड़ गए हैं अपने गढ़ में। ज्योति मिर्धा का कद बड़ा हुआ है, ज्योति मिर्धा ने बदला ले ही लिया और ज्योति मिर्धा खूंटा गाड़ कर बैठी थी। इस बार बदली बदली सी ज्योति मिर्धा आई थी, जो पूरी रणनीति के साथ काम कर रही थी। ज्योति मिर्धा ने अपने सारे मंसूबे एक झटके में पूरे कर लिए, हनुमान बेनीवाल की पार्टी को विधानसभा से रिक्त करके। बेनीवाल उठेंगे या राख में मिल जाएंगे पता नहीं। उन्हें लग रहा था कि हो सकता है कि मैं चुनाव हार जाऊं, तभी वो कहा करते थे कि मैं चुनाव हारूं या जीतूं, हमारी राजनीति तो ऐसी ही चलेगी। अब कैसी ही चलेगी पता नहीं, मगर यहां से जीतना आसान नहीं होगा आगे के लिए, क्योंकि देखिए वहां पर जो परिस्थितियां हैं, प्रशासन है, ज्योति मिर्धा का राज चल रहा है। पुलिस प्रशासन के लिए जाट हो या गैर जाट हो, ज्योति मिर्धा के पास जाते हैं। वहां के एसपी नारायण टोगस, कहा जाता है कि हनुमान बेनीवाल और उनके समर्थकों को फूटी आंख नहीं देखना चाहते हैं। जिनकी बड़ी कामयाबी रही उनके समर्थकों को बूथ मैनेजमेंट से रोकना, ठीक उल्टा रहा डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के मामले में। उनका आरोप है कि एसपी ने हमें बिल्कुल ही सहयोग नहीं किया। मगर डॉक्टर साहब को जो वोट मिले हैं दौसा में, वो शाम में जब वो निकले तब जाकर मिले हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता, उनका कहना है, पैसा ले लिए मगर बूथ पर नहीं बैठे, किसी भी कार्यकर्ताओं को ले जाने के लिए वहां पर मैनेजमेंट नहीं कर रहे थे। और जो प्रभारी बनाए गए थे दौसा के, वो भी पता नहीं कहां थे। इसलिए दोनों जगहों पर इस तरह के हालात बने हैं। जगमोहन मीणा सीधे आदमी है, वो तो कह के चले गए थे, वापस भेजा गया, इसलिए रिकाउंटिंग में आ गए। और खींवसर में जिस तरह के दृश्य नजर आ रहे हैं आपको, खींवसर में जश्न का माहौल है और ये जश्न बता रहा है कि इतने दिनों बाद पता नहीं कितने दिनों बाद खींवसर में कमल खिला है। गजेंद्र सिंह खींवसर वहां पर चुनाव लड़ा करते थे परिसीमन से पहले, उसके बाद लोहावट चले गए थे। उनके जाने के बाद से ये हनुमान बेनीवाल का गढ़ था और गढ़ बनकर रह गया था, मगर खींवसर का गढ़ अब वहां से राज करेगा। देवली उनियारा में नरेश मीणा को चुनाव लड़ना चाहिए था क्या, या इंतजार करना चाहिए था कांग्रेस के अच्छे दिनों के, या फिर कांग्रेस के अच्छे दिन कभी आएंगे नहीं, अब पता नहीं। मगर एक प्रतिभाशाली नेता एक बार फिर से जाया हो गया। अब ये कहते रहो भाई साहब हम 34,000 वोट लेकर आए छबड़ा में, अब इस बार कहना भाई साहब हम 60,000 वोट लेकर आए देवली उनियारा में। जो जीता वही सिकंदर होता है, कोई याद नहीं रखता कि कितने वोट लेकर आए। एक वोट से जीता हुआ भी जीता हुआ है, एक वोट से हारा हुआ भी हारा हुआ है। इसलिए ये कहानियां कहने के लिए, मन को सांत्वना देने के लिए ठीक है, मगर मैं रोज कहता था कि राजेंद्र गुर्जर जीत रहे हैं तो नरेश मीणा के समर्थक नाराज हो जाया करते थे कि ऐसे कैसे जीत रहे हैं, हमने ऐसे ऐसे मैनेजमेंट किया है। मगर शायद नरेश मीणा दिल के भोले हैं, वो समझ नहीं पाए बीजेपी के खेल को। कन्हैयालाल मीणा, हीरालाल नागर, शत्रुघ्न गौतम ने ऐसा खेल खेला कि कमाल कर गए राजेंद्र गुर्जर, कमाल कर गए। अब इतने भी बड़े नेता हैं नहीं है जितने वोटों से जीते हैं, और वो सीट ऐसी है कि किसी को भी मिलती, केसी मीणा वहां से आसानी से चुनाव जीत जाते। नरेश मीणा के समर्थक जो कर रहे हैं राजस्थान में, कमोबेश ऐसी स्थिति न बन जाए जो डॉक्टर साहब के साथ दौसा में हुई है कि शहर के लोगों ने वोट नहीं दिया कि पता नहीं जीत जाएंगे तो क्या हो। डरना चाहिए। मैं इसलिए कहता हूं कि
सियासत में एक पार्टी से, एक समुदाय से, एक जाति से आप राजनीति करते हो तो उसमें आपको संयम का ध्यान रखना पड़ता है ताकि दूसरे लोग आपका साथ दें। नरेश का वोट जाया हो गया, अब कहते रहो कि अब मिलता तो जीत जाते कांग्रेस से। अब कहने वाले कहेंगे कि भाई मिलता तो ये तो नहीं जीत पाते, केसी मीणा जरूर जीत जाता क्योंकि इमेज ऐसी है कि बाकी सारी जातियां भाग जाती। वहां पर अगर 76,000 मीणा हैं और 60,000 वोट मिले हैं तो इसका मतलब आपको मीणों ने वोट दिया है, वो भी उसमें से भी कम मिले हैं, और एससी ने नहीं दिया है, मुसलमान ने नहीं दिया है। मतलब यही है और क्या है, मगर आप मान के चल रहे थे कि सबने दिया है। यहां पर कन्हैयालाल चौधरी, हीरालाल नागर का कद बड़ा हुआ है, ठीक वैसे ही जैसे झुंझुनू में अविनाश गहलोत का कद बड़ा हुआ है। मंत्रियों ने जिस तरह से वहां पर कमान संभाली है, और सबकी कमाल भजनलाल शर्मा संभाल रहे थे, भजनलाल शर्मा ने कमाल का काम किया है। और सबसे बड़ा कह सकते हैं आपको एक कारक जो है वो कांग्रेस का विखंडन रहा है। कांग्रेस के नेता कभी एक जाजम पर आ ही नहीं पाए। दौसा जैसी सीट जो एकमात्र सीट जीतती हुई कांग्रेस दिखाई दे रही थी, वहां पर भी अशोक गहलोत ने हराने का कोई कसर नहीं छोड़ा। जाकर कहा है कि ये तो मिली भगत से सीट मिली है, दिल्ली तक चर्चा है, गांव में चर्चा है, जिला स्तर पर चर्चा है। बताइए, इतने बड़े नेता को इतनी हल्की राजनीति करनी चाहिए, मगर किए। इसलिए कि वो किरोड़ी लाल मीणा को जितना देखना चाहते थे, सचिन पायलट को नहीं। ये एक सच्चाई है कि विधानसभा चुनाव हारने के बाद उनकी पूरी सियासत इसी में लगी हुई है कि किसी भी तरह से सचिन पायलट को किनारे रखा जाए, मगर जिस दिए में तेल है वो जलेगा। अशोक गहलोत कांग्रेस के राजनीति के सबसे बड़े अपशगुनी होकर निकले हैं। जहां के प्रभारी बनाए जाते हैं वहां गायब हो जाती है कांग्रेस। उत्तर प्रदेश के बने, इससे पहले केरल के बने प्रभारी, मतलब सीनियर ऑब्जर्वर, केरल के बने, उसके बाद अभी हरियाणा के बने थे। जैसे ही कल इनका नाम आया, महाराष्ट्र के सीनियर ऑब्जर्वर हो गए अशोक गहलोत। मैंने तो अंधविश्वास तो ज्यादा नहीं करता, मगर कई बार कई कड़ियां जुड़ती है। मैंने कहा गया हाथ से महाराष्ट्र, जहां इनका पैर पड़ता है वहीं कांग्रेस खत्म हो जाती है। इस तरह के इनके नाम के साथ जुड़ गया है। आप पिछले 10 साल का इतिहास उठाकर देख लीजिए, अगर ये गुजरात के प्रभारी ना होते तो कांग्रेस उस समय जीत जाती। खैर, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बड़ी भूमिका रही है। लोकसभा चुनाव में सेटबैक के बाद जिस तरह से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता निकले हैं और पार्टी के लिए काम किए हैं, एक समन्वयक की भूमिका थी उनके ग्राउंड पर, और इससे भजनलाल शर्मा को ज्यादा फायदा मिला है। भजनलाल शर्मा एक संगठन से निकले हुए हैं, वो नेताओं को मनाने से लेकर आरएसएस से कोऑर्डिनेशन तक भी अपने आप को सामंजस्य में बैठाए रहे। छोटी छोटी चीजियां, छोटी छोटी बारीकियां, छोटी छोटी चीजें आपको महान बनाती हैं। कभी भी बड़ी चीजें आपको महान नहीं बनाती हैं, छोटी छोटी चीजें ही बड़ी चीजें बनती हैं। खींवसर के बाद कांग्रेस को सबसे ज्यादा, चलते हैं रामगढ़, कांग्रेस को सबसे ज्यादा उम्मीद थी। कांग्रेस में भी कई कांग्रेस है। अशोक गहलोत की कांग्रेस मान के चल रही थी दौसा नहीं जीतेंगे। गोविंद सिंह डोटासरा की कांग्रेस मान के चल रही थी कि दौसा नहीं जीतेंगे, और इन दोनों की कांग्रेस मान के चल रही थी कि रामगढ़ जीतेंगे। लेकिन मैं आपसे कह रहा था टीकाराम जूली ज्यादा प्रभावी नहीं हो रहे थे। उनके जो मेघवाल वोट हैं वो वोट बीजेपी के सुखवंत को जा रहे थे। आखिरी में इन्होंने फोन करके संजना जाटव को बुलाया, जाटव वोट कुछ मिले तो मुकाबले में आ पाए, मगर टीकाराम जूली ने जितना मेहनत किया है उनका कद घटा है। भंवर जितेंद्र सिंह निष्प्रभावी हो चुके हैं। कांग्रेस को उनसे मुक्ति का कोई रास्ता खोजना चाहिए, मगर पता नहीं कांग्रेस इस हार को कैसे लेती है, क्योंकि हर हार में वो जीत की तलाश करती है, ऐसा उनका आत्मविश्वास है।
आर्यन जुबेर खान नए लड़के थे। भूपेंद्र यादव बेहद सधी हुई रणनीति के साथ वहां पर राजनीति कर रहे थे और गौतम दत्त हमेशा मुस्कुराता हुआ लो प्रोफाइल सहकारिता मंत्री वहीं पर लगे रहे, जमे रहे, एक एक चीजों को सेट करते रहे। वहां पर जितने रिपोर्टरों से हम बात कर रहे थे, रामगढ़ से बीजेपी जीत रही थी और अच्छे खासे मार्जिन से जीती है रामगढ़ से 14,092 वोट से। 14,092 वोट कम नहीं होता है, मगर 14,092 वोट से वहां पर सुखवंत जीते हैं। उड़ राजपूत एक और खड़े हो गए थे चंद्रशेखर आजाद की पार्टी से। भजन लाल शर्मा ने उनसे बातचीत की और बैठाया। जय आहूजा को बैठाया जो बागी हो गए थे, वो दिल से नहीं लगे थे मगर फिर भी उन्हें मनाया सभी लोगों को। और इस तरह से कहा जा सकता है कि भजन लाल शर्मा का संगठन में काम करने की जो क्षमता थी उसका उन्होंने बेहतर प्रयोग किया और कांग्रेस एक दूसरे को हराने में लगी रही। कैंडिडेट का सिलेक्शन कैसे हुआ था इसे लेकर तो बहुत चर्चा हो चुकी है, आज के दिन क्या करने की जरूरत है, मगर ये कांग्रेस की सारी सीटें थी, उसमें से एक सीट कांग्रेस बचा पाई है दौसा। वो भी सचिन पायलट के आने के बाद वहां माहौल बदला। सचिन पायलट ने एक दिन में सुबह 11 बजे से लेकर रात 11 बजे तक जो 25 सभाएं की, उस दिन माहौल बदल गया था और चर्चा होने लगी थी कि 100 सुनार की एक लुहार की। करंट भर दिया था सचिन पायलट ने वहां पर कार्यकर्ताओं में, जिसका एक संदेश गया। और डीसी बैरवा लो प्रोफाइल रह के काम करते रहे। उनसे पूछा मैंने चुनाव में जब मिले तो कि इतने कम लोगों के साथ आप घूमते हो, क्यों, इसकी वजह क्या है? तो उन्होंने कहा कि मैं जानबूझकर कम लोगों को लेकर घूमता हूं ताकि बाकी जातियां जो है वो बेचारा समझ के वोट दे दे। अब समझिए कितने अच्छी रणनीति के साथ वो काम कर रहे थे। और बाबा अकेले थे, बाबा के साथ बीजेपी थी नहीं, अकेली उनकी टीम थी जो कुछ कर पाए। बीजेपी वहां पहले से ही गायब थी और बाबा के जाने के बाद और भी गायब हो गई थी। झुंझुनू सीट पर राजेंद्र गुढ़ा का आना और राजेंद्र गुढ़ा का रणनीति के तहत आना बीजेपी के लिए बड़ी कामयाबी रही। राजेंद्र गुढ़ा ने कहा कि ओला के 2 टांगे हैं, एससी और मुसलमान दोनों में तोड़ दूंगा, और तोड़ दिया। अमित ओला चुनाव हार गए, मगर सिल्वर लाइनिंग है कि बृजेंद्र ओला भी अपने पहले 3 चुनाव हारे थे, इसलिए उन्हें सीखना चाहिए। वो कांग्रेस की ऐसी सीट है, सीसराम ओला ऐसी सीट बना गए हैं कि जहां पर जाट, मुसलमान और एससी इतनी बड़ी संख्या में हैं कि कांग्रेस के कैंडिडेट को जिता दे। मगर फिर से भजन लाल शर्मा ने बबलू चौधरी को वहां बैठाकर बड़ी कामयाबी हासिल की। बैठाने के लिए कई तरह के उपाय किए, मनाया भी और धमकाया भी। राजेंद्र बाबू के प्रति सहानुभूति भी थी। जाटों ने हरियाणा चुनाव के बाद सीख लेते हुए एकजुटता दिखाई कि एक कैंडिडेट को जिता लो, अगर आपस में वोट बटा तो फिर राजेंद्र गुढ़ा जीत जाएगा। राजेंद्र गुढ़ा ने राजपूतों का ज्यादा वोट नहीं लिया। अब वो रणनीति के तहत दिया कुमारी पर हमला बोले थे, पता नहीं क्यों, कि बीजेपी को नुकसान नहीं करना है, मगर वहां पर बीजेपी को वो जिता गए और अच्छे खासे मार्जिन से जिता गए। गोविंद सिंह डोटासरा शेखावटी का होकर झुंझुनू नहीं गए, इसे लेकर सवाल उठ रहा है और उठता रहेगा। उनके लोगों का कहना था कि बृजेंद्र ओला ने उन्हें नहीं बुलाया। क्या प्रदेश अध्यक्ष को कोई बुलाएगा तो प्रदेश अध्यक्ष जाएंगे? आप इतने बड़े जाट नेता हैं और जाट झुंझुनू में बीजेपी को वोट दे रहे हैं, तो फिर क्यों जाट नेता हैं? जाना चाहिए था आपको वहां पर और प्रचार करना चाहिए था। बुलाए ना बुलाए, माली वोटों के लिए बड़ा इशारा था। वहां बड़ी संख्या में माली वोटर थे जो बीजेपी को वोट दिए हैं। क्यों दिए हैं इसकी कहानी भी कभी सामने हम लेकर आएंगे। जबकि भगवानाराम सैनी एकमात्र विधायक हैं अशोक गहलोत के बाद, माली विधायक, उन्हें विधायक बनाने में बृजेंद्र ओला का बड़ा हाथ है, उनके साथ ही रहते हैं। सचिन पायलट टिकट दिलाकर लाए थे, मगर यहां कहानी अलग है। इन सारी सीटों पर अगर हम देखें तो जिस तरह का एक विश्लेषण सामने आया है कि कांग्रेस इतना बुरा प्रदर्शन अपने इतिहास में कभी नहीं की थी। क्या गोविंद सिंह डोटासरा कांग्रेस को समझ नहीं पाते हैं कि कांग्रेस में काम कैसे किया जाता है? एक जाजम पर नेताओं को बैठा नहीं पाते हैं। वकील हैं, अच्छा बोलते हैं, मगर रणनीतिक कौशल कम है, या फिर टीम जो है वो
उतना परिपक्व नहीं है जिस टीम के सहारे वो कांग्रेस की नैया पार लगाना चाहते हैं। अब सलूम्बर में अगर मात्र 1285 से वोट से शांता देवी जीती हैं और जितेश कटारा हारे हैं, तो उसमें बाप पार्टी की बड़ी छलांग तो कह ही सकते हैं, मगर कांग्रेस के रेशमा मीणा का धराशायी हो जाना बड़ी वजह रही। कांग्रेस वहां वोट ले ही नहीं पाई। कांग्रेस को बाप पार्टी वहां पर धीरे धीरे खत्म करते जा रही है, जैसे 84 में भी खत्म कर दिया। वहां पर बाप पार्टी बीजेपी की दुश्मन नहीं है, कांग्रेस की है, और कांग्रेस का खत्म होना बाप पार्टी को सलूम्बर में रेस में लेकर आ गई थी, मगर वहां पर आखिरी में जैसे तैसे शांता देवी निकल गई हैं, शांता मीणा निकल गई हैं। मैंने कहा ना कि मैं कुछ दिन पहले श्रीचंद कृपलानी जी से मिला था चुनाव के बाद, और उदयपुर के सांसद से उनके चेहरे का तनाव बता रहा था कि मामला फंसा हुआ है, मगर अद्भुत कॉन्फिडेंस है कांग्रेस का। गोविंद सिंह डोटासरा की टीम का मानना था कि रेशमा मीणा चुनाव जीतेगी। ये कॉन्फिडेंस कहां से आता है नेताओं में, इस पर रिसर्च होना चाहिए। बच्चा कह रहा था कि वो सफल नहीं होंगी, मगर उन्हें जीतती हुई दिखाई दे रही थी, तो समझिए इसे राजनीतिक रतौंधी कहते हैं। मगर हो जाता है नेताओं का, क्योंकि किसी को टिकट आप दिलवाते हैं, देते हैं, तो आपको लगता है कि ये जिताऊ है। गोविंद सिंह डोटासरा खीमसर क्यों गए थे, मैं आज तक नहीं समझा। खीमसर जाने के रास्ते में उनका इतना स्वागत हुआ था, वो भी नहीं समझ में आ रहा था। वोट आए हैं 3000 से भी कम, पता नहीं क्या सियासत है, मगर सियासत ऐसे ही चलती है। कौन बड़ा जाट नेता होगा? क्या खीमसर चुनाव से तय हो गया कि हनुमान बेनीवाल बड़े जाट नेता हैं, या फिर गोविंद सिंह डोटासरा? आपस में लड़ोगे तो कटोगे, तो निपट लिए दोनों। ये 5 सीटें थी, एक आई, वो भी सचिन पायलट के खाते में, और वहां पर हनुमान बेनीवाल निपट लिए। गठबंधन होता तो जीत जाते कम से कम, ये तो कहते कि 2 सीटें जीती, मगर ये हो ना सका। 84 में बीजेपी ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया है, करीब 75,000 की लीड को आधे से आधे में लेकर आई है, और वहां पर 84 में 23,814 से करीब 50,000 से ज्यादा वोटों का गैप को खत्म किया है। उसकी भी वजह रही महेश रोहत अच्छा वोट लेकर नहीं जा पाए। निमामा अच्छा किए हैं, और इसमें भी कहा जा रहा है कि आरएसएस का बड़ा हाथ था। रामगढ़ में, 84 में, सलूम्बर में, खीमसर में, इन इलाकों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उनके अनुसांगिक संगठनों ने शानदार काम किया है, जिसकी वजह से भजनलाल शर्मा के सिर पर सेहरा बंध रहा है। मगर इतना आसान नहीं होता है, और दौसा में जो 10 सीटों पर, माफ कीजिएगा 10 बूथों पर रिकाउंटिंग हो रही थी, उसके भी परिणाम आ गए। कोई अंतर नहीं आया, एक वोट का भी अंतर आना भी नहीं था। मगर चूंकि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा चाह रहे थे एक बार फिर से समझना, शायद इसलिए वहां पर रिकाउंटिंग हो रही थी, तो इस तरह से यहां पर स्कोर रहा है। मगर ये समझना होगा, राजस्थान की राजनीति में समझना होगा कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा क्या बेरोजगारों के लिए आंदोलन करेंगे? क्या बेरोजगार वोट बैंक नहीं है? हनुमान बेनीवाल क्या अनीता चौधरी हो या किसी और के लिए धरने पर बैठेंगे? क्योंकि लोग जब अपने स्वार्थ को देखकर वोट कर रहे हैं, तो फिर ये नेता समाज के लिए और लोगों के लिए क्यों लड़ें? ये भी अपना घर देखें। मगर सियासत ऐसी ही है, जैसे नेता है वैसे ही प्रजा है। प्रजा नहीं कह सकते, वैसे ही जनता है। यथा राजा तथा प्रजा की कहानी है, जिससे आप तुलना कर सकते हैं। जैसे नेता स्वार्थी होते जा रहे हैं, वैसे जनता भी स्वार्थी होती जा रही है। मगर ये चुनाव के परिणाम राजस्थान की राजनीति में बहुत कुछ कहने वाले हैं। भजनलाल शर्मा का सिक्का चलेगा, बस जो मैंने उस दिन कहा था आज भी कहूंगा कि भजनलाल शर्मा बस ये न समझें कि सिर्फ और सिर्फ मेरी बदौलत या मेरे कामकाज की बदौलत ये शानदार जीत हुई है, जैसा कि गोविंद सिंह डोटासरा समझने लगे थे लोकसभा चुनाव के बाद। अशोक गहलोत को अब आराम दे देना चाहिए। उनकी इस राजनीति से कांग्रेस में ज्यादा दुर्गंध फैल रहा है। इस बात को कांग्रेसियों को समझना होगा। नई पीढ़ी के नेता गोविंद सिंह डोटासरा, सचिन पायलट, हरीश चौधरी, टीकाराम जूली,
इन सबको एक साथ आना ही होगा, वरना 2028 इनके लिए सपना रहेगा, सपना। जिस तरह से ये सोच रहे थे कि हम आसानी से चुनाव जीत ही रहे हैं और पैर के नीचे से दरी खिसक गई, आप समझिए कि कांग्रेस है कहां। कांग्रेस है ही नहीं दरअसल कहीं। वो तो 2300 वोटों से जो जीते हैं डीसी बैरवा, वो तो बीजेपी ने डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के साथ खेल कर दिया है। मतलब वहां के बीजेपी के नेताओं कार्यकर्ताओं ने, जो सामान्य वर्ग कहते हैं, ब्राह्मण, राजपूत, बनिया, शहर में वही लोग हैं, और वहां से जो बड़ी लीड मिली है डीसी बैरवा को, उसकी वजह से, वरना जीरो आती, जीरो। मैं कह रहा था ना आपसे रोज कि कांग्रेस मुझे जीरो दिखाई दे रही है और आती हुई दिखाई भी दे रही है तो एक दौसा, और वही हुआ। खीमसर कड़े मुकाबले में हनुमान बेनीवाल हार गए। अब इन परिणामों को लेकर बहुत दिनों तक चर्चा की जाएगी और लोग पूछेंगे क्या वजहें रहीं। भजनलाल शर्मा के लिए बड़ा मौका है। दौसा में जीत में भी उनकी जीत थी, हार में भी उनकी जीत है, और बाकी जगह तो जीत में खुशी है ही। सचिन पायलट बड़े नेता बन के उभरेंगे। दौसा की राजनीति किए हुए बहुत दिन हो गया, 2 बार अजमेर, उसके बाद 2 बार टोंक, फिर भी राजेश पायलट का सिक्का चलता है, वहां नाम चलता है पायलट परिवार का। किरोड़ीलाल मीणा वहां जिला प्रमुख रहे, विशेष परिस्थितियों में सांसद भी रहे, मगर वो दौर अलग था, ये दौर अलग है। नरेश मीणा का क्या होगा, इस पर सबकी नजरें रहेंगी। क्या वो पार्टी बनाएंगे, कांग्रेस उन्हें वापस लेगी, या बीजेपी में वो जाएंगे। बीजेपी में तो शायद मुझे लगता है कि नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहां पर जिस तरह की वो राजनीति करते हैं वहां सेट नहीं हो पाएंगे, मगर एक प्लेटफॉर्म तो तलाशना होगा। मुझे याद आता है नरेश मीणा जब मुझे मिले थे तो मैं उनके संघर्ष की कहानी सुनकर उनसे कहा था क्यों नहीं लड़ लेते हो निर्दलीय। तो उन्होंने कहा था, भाई साहब, राजस्थान की राजनीति में मैं पूर्वी राजस्थान में या फिर हाड़ौती में निर्दलीय नहीं जीत पाऊंगा। उनकी बातों में दम था, मगर वो ये बात जो मुझे समझा गए, खुद क्यों नहीं समझे, ये मैं आज भी नहीं समझ पा रहा। खैर, इस तरह से सियासत रही और भजनलाल शर्मा का सिक्का चला है। फिर से कह सकते हैं हम, भरतपुर का लाल भजनलाल राजस्थान में कर दिया कमाल। और अब ये चैप्टर भी बंद हो जाएगा, पर्ची 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 वाली, क्योंकि पर्ची जनता की आ गई है भजनलाल शर्मा के हक में। इस सियासत पर हम चर्चा करते रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे, कौन किसके साथ कहां खेल कर दिया, मगर इसके अलावा भी कई खबरें हैं जिस पर हमारी नजर रहेगी। आप देखते राजस्थान तक। नमस्कार, जयपुर से शरद कुमार।